नमस्कार, जोहार। झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर पलामू से आ रही है, जहां पर 4 जेजेएमपी नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पांकी थाना क्षेत्र से ये गिरफ्तारी हुई है। राजू कुमार साहू, धर्मेंद्र भुइया, जगन उरांव और सतन उरांव को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी के पास से 2 हथियार और 5000 रुपए कैश की जब्ती हुई है। एसपी रेशमा रमेशन ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर और पुलिस अब इन सभी से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि ठेकेदारों से लेवी की वसूली करते थे ये सभी, और ये बड़ी कामयाबी इनकी गिरफ्तारी के साथ। तो 4 जेजेएमपी नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2 हथियार, 5000 रुपए कैश की जब्ती हुई है। बताया जा रहा है कि राजू कुमार साहू, धर्मेंद्र भुइया और साथ ही साथ जगन उरांव और सतन उरांव, जो कि जेजेएमपी नक्सली हैं, इन्हें पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई। अब पूछताछ का दौर चलता हुआ, जिसमें इनके अन्य सहयोगियों को लेकर भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। रांची से बड़ी खबर। ओलंपिक के क्वालिफायर में भारत की हार हुई है। हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर में हार भारत को हासिल हुई है। जापान ने भारत को 1-0 से हरा दिया है। जापान पेरिस ओलंपिक में अब पहुंच चुका है। जर्मनी और यूएसए भी पेरिस में होने वाले इस मैच में आमने सामने नजर आएंगे, लेकिन भारतीय टीम को निराशा हाथ लगी है, क्योंकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। ये उतरे हुए चेहरे भारतीय टीम के आपको नजर आ रहे होंगे। जो खिलाड़ियों को उम्मीद थी, वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि यहां पर 1-0 से जापान ने भारत को शिकस्त दी है, जिसमें जापान ने भारत को 1-0 से हरा दिया है। जापान अब पेरिस ओलंपिक में पहुंच चुका है। रांची से ये बड़ी खबर। हालांकि आपको बताते चलें कि इसे लेकर अथक परिश्रम इन खिलाड़ियों की तरफ से भी किया गया। जोरदार इसे तैयारी की जा रही थी इसके लिए, लेकिन जब 2 टीमें ग्राउंड पर होती हैं तो बेहतर प्रदर्शन करने वाले को जीत हासिल होती है, जिसमें जापान ने भारत को 1-0 से हरा दिया है। जापान से भारतीय टीम के हार के बाद करोड़ों दर्शकों के चेहरे पर मायूसी साफ तौर से देखी जा सकती है। ये मायूसी इस वजह से क्योंकि भारतीय टीम ने आज एक मौका गंवाया है। ये मौका पेरिस पहुंचने का था, पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने का था। जब भारतीय महिला हॉकी टीम आज पेरिस ओलंपिक खेल रही थी, तो उस दौरान भारतीय टीम को शिकस्त झेलनी पड़ी है और जापान की टीम पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई कर गई है। शैटर्ड ड्रीम्स, लगता है सपने टूट गए। हमारा ओलंपिक का जो सफर था, जब हमें लगा था कि हम ओलंपिक तक पहुंचेंगे, आज वो यहीं टूट गया। लड़कियां बहुत अच्छा खेली, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत साथ नहीं दिया। बहुत सारे पेनल्टी कॉर्नर्स भी मिले, पर बहुत भारी मन से जा रहे हैं। भारत को जीतना चाहिए था ये मैच, लेकिन बहुत अच्छा खेल कर भी हम नहीं जीत पाए। मायूस चेहरे इस वजह से हैं क्योंकि भारतीय टीम को शिकस्त झेलनी पड़ी है। हर कोई मायूसी के साथ वापस लौट रहा है। जब 13 से 19 तारीख तक यहाँ मुकाबला चल रहा था, तो किस तरीके से लोगों ने एंजॉय किया? आप लोगों ने मैच एंजॉय किया है? हाँ, हम लोगों ने किया, बट इंडिया हार गई तो हम लोग को बहुत बुरा लगा। बिल्कुल बुरा हर किसी को इस वजह से लग रहा है, क्योंकि भारतीय टीम के पास एक मौका था। कई मौके भारतीय टीम को मिले थे पेनल्टी कॉर्नर के रूप में, दर्जनों मौके मिले। हालांकि भारतीय टीम उसका लाभ नहीं उठा पाई और जापान की टीम ने 1-0 से मुकाबला जीत लिया है। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास ज्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं। पता नहीं, खेले भी हैं, चांस भी मिले हैं, स्कोर नहीं हुआ। आई डोंट नो। पता भी था कि जापान इतनी इजीली गोल कंसीड नहीं करता है, बट पेनल्टी कॉर्नर अच्छे निकल रहे थे हमारे पिछले मैचेस में। फर्स्ट मैच से लेकर फर्स्ट में उतना अच्छा नहीं था, बट उसके बाद इम्प्रूव कर रहे थे। तो बस एक यही होप थी कि पीछे में अगर हम गोल निकालेंगे तो मैच में वापस आ सकते हैं। पीछे चांस भी मिले, बट यही है कि गिव अप नहीं किया टीम ने। एज ए टीम लास्ट सेकंड तक ट्राई करते रहे और आई नो। तो जापान से भारतीय टीम को मिली हार के बाद हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने कहा कि बैड लक रहा कि हमारी महिला टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई। पिछले 2 ओलंपिक में हमने क्वालिफाई किया था, यहां भी लड़कियों ने अच्छा खेला, पर दुर्भाग्यवश हमें हार का सामना करना पड़ा है। आज का मैच में भी मेरे ख्याल से जापान को हमने एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडल मैच में भी हराए थे। लास्ट यहीं इसी ग्राउंड में
एशियन चैंपियन ट्रॉफी भी हम लोगों ने लीग मैच में हराए थे, और आज बड़ा लग रहा कि उसी जापान के साथ हम जीत नहीं पाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ को लेकर अब आपको बताते चले, रांची से बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। सीएम आवास पर विधायक जो है वो पहुंचेंगे, जेएमएम और कांग्रेस के विधायक मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेंगे 10 बजे। सीएम आवास पर इनके पहुंचने की जानकारी सूत्र दे रहे हैं। कई जिलों के कार्यकर्ता भी इस दौरान वहां पर मौजूद होंगे। 12 बजे आपको बताते चले, ईडी के अधिकारी आवास पर पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री के, और वहां पर उनके बयान को दर्ज किया जाएगा। सीएम से पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन उससे पहले अब जो जानकारी बड़ी आ रही है सूत्रों के हवाले से, बताया जा रहा है कि 10 बजे सीएम आवास पर विधायक जो है वो पहुंचने वाले हैं। इन विधायकों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक, कांग्रेस के विधायक जो कि सहयोगी दल हैं, वो पहुंचेंगे मुख्यमंत्री आवास पर, और इसी आवास पर कई जिलों से कार्यकर्ता भी पहुंचने वाले हैं। सवाल ये कि 12 बजे जब ईडी के अधिकारी यहां पर पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे, ये पूछताछ होगी या नहीं होगी, कैसे होगी, क्योंकि अब जब विधायकों के पहुंचने की जानकारी आ रही है तो क्या आखिर स्ट्रेटेजी इस वक्त बनाई जा रही है। आखिर पूछताछ से पहले इस मुलाकात को, या फिर यहां पर जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों के पहुंचने के मायने क्या हैं, ये अब लोगों के जहन में सवाल बनकर दौड़ता हुआ। सूत्र ये कह रहे हैं कि 12 बजे ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचने वाले हैं। आपको ये भी बताते चलें कि आज दिन भर हमने जो तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाई, जिसमें ईडी ऑफिस में बैरिकेडिंग की जा रही थी सुरक्षा के लिहाज से। यहां पर अतिरिक्त जो पुलिस के जवान हैं उनकी तैनाती की जा रही थी, और उसके बाद ये सभी को पता है कि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर जाकर ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ करने वाले हैं। ऐसे में उससे पहले ये बड़ी खबर का सामने आना, जिसमें सूत्र ये कह रहे हैं कि जेएमएम और कांग्रेस के विधायक मुख्यमंत्री के आवास पर होंगे। 10 बजे उनके पहुंचने की जानकारी सामने आ रही है। जब ये तमाम विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर दिखेंगे, उनका जुटान होगा। सिर्फ इन विधायकों का जुटान ही नहीं, कार्यकर्ताओं का जुटान भी होने वाला है। बताया जा रहा है कि कई जिलों के कार्यकर्ता भी इस दौरान मुख्यमंत्री के आवास पर होंगे। तो सवाल ये कि अब क्या मुख्यमंत्री के आवास पर उस दौरान सुरक्षा को लेकर एक अलग स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। आखिर ईडी के अधिकारी यहां इस आवास तक कैसे पहुंचेंगे, उनसे ये पूछताछ कैसे होगी, इन सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं। और हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, सवाल ये कि अगर 12 बजे ईडी के अधिकारी पहुंचेंगे पूछताछ करने के लिए, उससे पहले विधायक और कार्यकर्ता अगर इस आवास पर होंगे तो पूछताछ कैसे होगी? नहीं, सवाल तो यही है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी, और जो जेएमएम और कांग्रेस के विधायक हैं वो जरूर अंदर रहेंगे। आपको यहाँ बता दें कि जो सीएम आवास है, जो सरकारी आवास है, उसमें जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक उसमें पूछताछ होनी है, और जिसमें सीएम हेमंत सोरेन इस वक्त रहते हैं, जो उनका रेसिडेंशियल है, उसमें विधायकों के बैठने की व्यवस्था हो सकती है। हालांकि इसमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं। जो जानकारी आ रही है कि जेएमएम के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो अलग अलग जिलों से जो रांची के लिए आना चाहते हैं और जो चल चुके हैं, उन्होंने पार्टी कार्यालय को भी सूचना दी है। हालांकि पार्टी की तरफ से इनकार किया गया है, उनको नहीं आने की हिदायत दी गई है, लेकिन चूंकि अपने जो नेता हैं उनके पास वो पहुंचना चाहते हैं। और जिस तरह से अगर आप देखें 14 अगस्त से लेकर और अभी तक की अगर हम बात कर लें तो ईडी ने 8 समन भेजे हैं, और उस दौरान जो बातें हेमंत सोरेन अलग अलग जिलों में जाकर कहते रहे हैं सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान, तो ये बातें जेएमएम के कार्यकर्ता समझते हैं। और जो आरोप हेमंत सोरेन ने भी लगाया है कि किस तरह से विद्वेष की भावना से, राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर उन्हें टारगेट किया जा रहा है, तो ये बातें जेएमएम के कार्यकर्ताओं के दिलो दिमाग में भी है। तो वो जितने कार्यकर्ता हैं वो आ रहे। आज भी जिस तरह से राजधानी रांची में आदिवासी मूलवासी जो संगठन है उनका जो हुजूम देखने को मिला, और उस हुजूम में जो उनके शब्दों में जो आक्रोश था
वो भी साफ तौर पर झलक रहा था। बिल्कुल, और इसीलिए ये चिंता का विषय भी और चुनौतीपूर्ण भी ईडी के अधिकारियों के लिए, जब वो वहां पर मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेंगे और वहां पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अब इसे गहनता से देखने की जरूरत है, गंभीरता से लेने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ के ठीक एक दिन पहले रांची में आदिवासी मूलवासी संगठन के लोग सड़कों पर उतरे हुए नजर आए। कई जिलों से आदिवासी समाज के हजारों लोग रांची में पहुंचे हुए थे और ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही थी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ चल रही ईडी की कार्रवाई को लेकर लोगों में आक्रोश है। कल ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ करने वाली है और उससे ठीक एक दिन पहले रांची की सड़कों पर विरोध मार्च निकाला गया। आरोप है कि ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है और राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री को जानबूझकर परेशान करने की साजिश रची जा रही है। हम लोग आगाह कर रहे हैं, अगर परेशान करेगा तो हम लोग केंद्र सरकार को आने वाला चुनाव में बहिष्कार करेंगे, उसका वोटिंग बहिष्कार करेंगे। जो ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, ये साफ पता चल रहा है कि ये केंद्र सरकार और भाजपा के इशारे पर हो रही है, क्योंकि देख रही है कि जनता से उनका समर्थन नहीं मिल रहा है, तब वो ईडी को लाकर यहाँ पर सरकार को परेशान करने का काम कर रही है और इसे हम लोग बखूबी समझ रहे हैं। दोपहर 1 बजे मोरहाबादी मैदान से निकला ये विरोध मार्च राजभवन तक जाते जाते बड़ी भीड़ में तब्दील हो गया। महिलाएं और युवा भी इस भीड़ का हिस्सा रहे। ईडी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे लोग सवाल पूछ रहे थे कि बीजेपी शासित राज्य में कब कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, मार्च का नेतृत्व कर रहे आदिवासी संगठन के नेताओं ने झारखंड बंद और बीजेपी दफ्तर को उखाड़ फेंकने की चेतावनी दी। एकदम बंद होगा, स्वाभाविक रूप से बंद होगा। अगर ईडी वाला नहीं सुधरा, झारखंड बंद होगा और बीजेपी का जो करले है, जो बीजेपी के इशारे में जो काम हो रहा है, हम लोग बीजेपी का आवाज भी उखाड़ कर फेंक देंगे। बीजेपी से ईडी पर दबाव बनाने की राजनीति करार दे रही है। सीएम हेमंत सोरेन से कल यानी कि 20 जनवरी को ईडी उनके आवास पर जमीन खरीद बिक्री के मामले में बयान दर्ज करने पहुंचेगी। इससे ठीक एक दिन पहले आदिवासी मूलवासी समाज की इस धरना प्रदर्शन को राजनीतिक नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। ईडी की कार्रवाई को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम हेमंत सोरेन को जेल भी जाना पड़ सकता है। हेमंत सोरेन ने जेल जाने की आशंकाओं के बीच कुछ महीने पहले एक जनसभा के दौरान बयान तक दिया था कि वो जेल जाने से डरते नहीं हैं। आपको वो बयान भी सुनवाते हैं। पहले तो हाँ ना, ये कहां से आ गया, कैसे आ गया, नहीं हो सकता, ये हो सकता, वो हो सकता है, फलना ढमका चिमका दुनिया भर की बातें। फिर जब हमने प्रूफ कर दिया कि तुम्हारे से हमारा पैसा निकलता है, तब धीरे धीरे पैसा लोग ने देना शुरू किया। जब हमने और आवाज बुलंद की तो मेरे पीछे सीबीआई और ईडी भेज दिया, पकड़ लो उसको, जेल में डाल दो। अरे यार क्या बात करते हो, झारखंड का आदमी जेल से डरता है क्या? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ वक्त पहले ये बयान दिया, लेकिन उसमें भी उन्होंने कहा कि झारखंड के लोग जेल जाने से नहीं डरते। अब जरा जानिए कि ईडी ने कितनी बार सम्मन भेजा है। जितनी बार भी सम्मन भेजा गया, मुख्यमंत्री हाजिर नहीं हुए, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तारीख दर तारीख आपको बताते चलें। 14 अगस्त को पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मन भेजा गया। 24 अगस्त को दूसरी बार यह सम्मन भेजा जाता है। तारीख बदल गई, महीना बदल गया। 9 सितंबर को तीसरी बार सम्मन एक बार फिर से भेजा गया, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे। 23 सितंबर को चौथी बार यह सम्मन भेजा गया। 5 अक्टूबर को 5वीं बार, 12 दिसंबर को 6ठी बार, 29 दिसंबर को 7वीं बार, 13 जनवरी को 8वीं बार सम्मन गया। सीएम ने ईडी को 20 जनवरी तक का समय दिया।
20 जनवरी को सीएम आवास में यानी कि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उन्हीं के आवास पर ईडी के अधिकारियों की तरफ से पूछताछ होने वाली है। तो सवाल कई हैं। बार बार सम्मन को दरकिनार करने के बाद आखिरकार सीएम ने ईडी को समय दे दिया, जिसके बाद से आदिवासी संगठन के लोगों में अब इसे लेकर जबरदस्त आक्रोश है। इसे देखते हुए रांची में ईडी के जोनल ऑफिस की सुरक्षा व्यवस्था को देखिए कैसे बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से ईडी ऑफिस के बाहर बैरिकेडिंग तक की गई है। साथ ही अभी से ही पुलिस के अतिरिक्त जवानों की तैनाती तक कर दी गई है। 20 जनवरी को ईडी के अधिकारियों की ओर से सीएम आवास पर हेमंत सोरेन का बयान दर्ज किया जाएगा। इधर साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव ईडी के दूसरे सम्मन पर अभी तक नहीं पहुंचे। झारखंड सरकार के मंत्री रामेश्वर उरांव ने गीता कोड़ा के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गीता कोड़ा को बदनाम किया जा रहा है। मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि गीता कोड़ा कांग्रेस में हैं, जनता ने उन पर विश्वास करके उन्हें जिताया है। कांग्रेस पार्टी भी मानती है कि गीता कोड़ा और उनके पति मधु कोड़ा कांग्रेस में ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। काफी नहीं है, गीता कोड़ा जी को बदनाम किया जा रहा है। गीता कोड़ा जी को बदनाम किया, ऐसा नहीं है। गीता कोड़ा जी शुद्ध रूप से कांग्रेस में आए हैं, उन अपने पति के साथ। जनता ने उसको स्वीकार किया है, एमपी बनाया है और वो कांग्रेस में रहेंगी, ये हमारा पार्टी मानती है। मैं नहीं, पार्टी। और बड़ी खबर गुमला से आ रही है, जहां हिंडाल्को के बॉक्साइट माइंस में हमला कर 7 गाड़ियों को आग लगाने के मामले में पुलिस ने 2 नक्सली समर्थकों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नक्सली समर्थक जैनाथ खिरवार की मां हिंडाल्को के बॉक्साइट माइंस में काम करती थी। कंपनी ने 2 साल के काम के बदले 2 लाख रुपए नहीं दिए थे, जिससे आक्रोशित होकर जैनाथ खिरवार ने नक्सलियों को हमले में सहयोग किया। जैनाथ खिरवार और सुनील उरांव के सहयोग से माओवादी रीजनल कमांडर रविंद्र गंजू और उसके दस्ते ने बॉक्साइट माइंस में हमला कर दिया। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने घटना में रेकी करने की बात को स्वीकार किया है। पुलिस ने इनके पास एक स्कूटी बरामद की है। फिलहाल दोनों को जेल भेज दिया गया। दोनों ने अपना इसमें संलिप्तता जो है स्वीकार की है और जयनाथ खेरवार के पीछे यहाँ पर आइडियोलॉजी के अलावा और भी एक पर्सनल मोटिव भी जो था इसमें था, जो कि उस जयनाथ खेरवार की जो माँ थी, वो जो उस दिन घटना में कुछ ट्रक जले हैं उनमें से एक कंपनी के यहाँ पर काम कर रही थी बहुत टाइम से, और उनका जो है लगभग 1 साल से लगभग बहुत समय से उनका लगभग 2 लाख रुपया जो था वो काम का बकाया चल रहा था, जिसके कारण से जो है उनकी माँ जो है बहुत ज़्यादा इस बात को लेके परेशान थी। कई बार वो उनको बोल चुकी थी कि हमारा पैसा दिया जाए, उसको लेके परेशान थी। तो उन संभवतः वो एक एडिशनल मोटिव जो है इस जयनाथ खेरवार के पास था ये घटना करने के लिए। बड़ी खबर पलामू से आ रही है, जहां पर सीएसपी संचालक से 4 लाख रुपए की लूट की गई है। छतरपुर थाना क्षेत्र के खजूरी गांव में एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र के सीएसपी संचालक से बाइक सवार 3 अपराधियों ने 4 लाख रुपए लूट लिए। कहा जा रहा है कि बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। मौके पर पूर्व सांसद मनोज भुइयां ने भी पहुंचकर ग्रामीणों से इस मामले की जानकारी ली, साथ ही पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के लेटर से सियासी घमासान मचा हुआ था। दरअसल कार्मिक विभाग ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव के पद पर 15 दिनों तक किसी भी अधिकारी की पोस्टिंग ही नहीं की, तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने खुद दूसरे अधिकारी को इसका प्रभार दे दिया। आज इस पूरे मामले पर बन्ना गुप्ता की तरफ से भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ऐसा विभाग है जहां बीमारी बोलकर नहीं आती है और हर दिन के काम करने के लिए उन्हें अधिकृत किया गया था। फिर भी अगर लोगों को तकलीफ है तो क्या करें? उन्होंने कहा कि जान बचाना स्वास्थ्य विभाग की पहली प्राथमिकता है और वे जान बचाते रहेंगे। बीमारी तो कोई बोल के नहीं आती है,
हार्ट अटैक बोल के नहीं आता है। कैंसर के मरीज, डायलिसिस के मरीज को रोज़ ज़रूरत पड़ती है, तो रोज़ का काम करने के लिए उनको जो है जो हमारा वित्त नियमावली है, वित्त और नीतिगत मामले छोड़कर रोज़मर्रा के काम के लिए अधिकृत किया गया था। अब इस पे भी यदि लोगों को तकलीफ है जान माल की सुरक्षा करना, तो मैं इस पे क्या बोल सकता हूँ। कहना है कि वो आपके अधिकार से बाहर का चीज़ है। अब देखिए, यदि आपत्ति विपत्ति काल होती है तो मर्यादा को भी ताक पे रखा जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जान बचाना स्वास्थ्य विभाग का सर्वोच्च प्राथमिकता है। उस प्राथमिकता का मैं निर्वाह करता रहूंगा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।